औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला है। अल-फैज़ फाउंडेशन मिशन यूपीएससी जलगांव की जानिब से आज वरुड़ में यूपीएससी गाइडेंस कैंप के निस्बत से हमारा यहाँ पर आना हुआ है। मेरे ज़िम्मे जैसे मेरे कलीग डॉक्टर हारून बशीर सर ने बताया कि यूपीएससी क्या है और यूपीएससी किस बला का नाम है। ख़ास तौर से जो पेरेंट्स, जो बच्चे और असातिज़ा इकराम यहाँ पर बैठे हैं, इन शॉर्ट में मैं बड़ी कम वक्त में जो है अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। सभी बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, कुछ नोट या डायरी या बुक अपने साथ में लाए होंगे, तो कुछ चीज़ें मैं आपको नोट करने की भी कहूँगा या जो है वक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए आप कुछ चीज़ें मेरे स्क्रीन से भी आप जो है शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूँ। शायद कहता है कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग में, अगर हवा के रूबरू मेरा चराग जल गया। यूपीएससी या मिशन यूपीएससी ये एक ऐसी जिसको कि मिशन है जो आपको 21वीं सदी में हमारी कौम के नौनिहाल या हमारी कौम की ये जो बच्चे, मासूम बच्चे जो आगे चलकर इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आने वाले अलग अलग चैलेंजेस को कैसा फेस करेंगे, वो मिशन यूपीएससी का नाम है। उसके बाद मैं सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम की इस कोट से अपनी बात को शुरू करता हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि ड्रीम इज़ नॉट दैट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज़ समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। हमारे मुल्क के जो साइंटिस्ट थे और वह जो है सदर जमहूरिया थे, इन्होंने कहा कि आप सपने ज़रूर देखिए। देखते कि नहीं आप सपने? सब बच्चे ख़ास तौर से जाग जाओ। मेरा ख़ास जो सेशन है वो बच्चों के लिए है। सब जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं? सपने तो नहीं देख रहे ना जी, सपने देखिए। एपीजे अब्दुल कलाम ये कह रहे हैं कि सपने देखना चाहिए, मगर हम सपने कब देखते हैं? अरे बोलो जी। ये कोई ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन नहीं है कि मैंने शुरू किया और आपको सुनते जाना सुनते जाना सुनते जाना। ये टू वे ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तब जाके आपको मिशन यूपीएससी और यूपीएससी क्या है वो आपको समझेगा। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम ये कह रहे हैं कि आपको सपने देखना है मगर सोते हुए नहीं देखना है। जागती आंखों के साथ आपको जो जागते हुए सपने देखना है। और ऐसा ही एक सपना आज हम वरुड़ में इस उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में यूपीएससी का सपना, कलेक्टर आईएएस आईपीएस बनने का सपना जो है लेकर आपके सामने आए, और आप कोई भी ना सोए, है ना, सब जागती हुई आंखों से देखें। उसके बाद हम देखते हैं कि यूपीएससी जो इम्तिहान है, एक छोटी सी नज़र, एक झलकी जो है हमारी कौम के या मुस्लिम समाज के बच्चे अलग अलग सालों में हमारा क्या परसेंटेज रहा है वो हम आपको सामने यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं 2011 से लेकर तो 2021 तक 31, 30, 34 या हाईएस्ट देखा जाए तो 56 या 42 2019 में या 2017 में जो है हमारा परसेंटेज रहा। यानी जब भी यूपीएससी का रिजल्ट लगा, ये हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तान भर के तमाम रियासतों में ये यूपीएससी का इम्तिहान लिया गया है, तो इसमें हमारा जो परसेंटेज है वो 3% से लेके तो 5% या बहुत ज़्यादा होगा तो 5.5% का इसका रिजल्ट, पासिंग रिजल्ट रहा है। मिशन यूपीएससी का ये तहरीक जो है, ये मिशन जो हमने नाम दिया, इसका मकसद ये है कि हम कैसे पूरे महाराष्ट्र से, पूरे महाराष्ट्र के ज़िला से, पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग तालुका लेवल से, देहातों से हमारे वो बच्चे जो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने स्कूलों में एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे होशियार हैं, ये परसेंटेज कैसे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इस पर हमारा खास जो है फोकस है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको सबसे पहले जो 7वीं, 9वीं और 11वीं के बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे, उनको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि यूपीएससी क्या है। अभी तक आपको सुनाई क्लास में जो है अनाउंसमेंट किया होगा कि भाई यूपीएससी का प्रोग्राम सैटरडे को होगा, 11 बजे होगा, आप सब वहाँ पर हाजिर रहे। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि यूपीएससी क्या है। कौन बता सकता पहले यूपीएससी क्या है, किसको पता है? यस, रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड, जोरदार तालियां बच्चे के लिए बजाइए।
क्योंकि मेरी आगे की स्लाइड वो थी, ऐसा ना हो कि मेरी स्लाइड पढ़कर जो है बच्ची ने बोली। बिल्कुल ये बच्ची ने खुद खड़े रहकर ये जवाब दिया कि यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब आपको इन शॉर्ट में पता होना चाहिए कि यूपीएससी एक ऐसा अदारा है जो पूरे हिंदुस्तान में तमाम जो है रियासतों में उसके मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में यूपीएससी जो है ये एग्जाम लेता है, और ये एग्जाम लेने के बाद आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अलग अलग पोस्ट के इम्तिहानात ये लेता है और उस पर जो है तकर्रुर करता है। यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी पोस्ट पर आपको जाना है तो यूपीएससी के एग्जाम आपको देना है। तो यूपीएससी क्या है, जैसे बच्ची ने बताई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये इम्तिहान जो यूपीएससी का इम्तिहान है, आपको समझ में आ गया कि सबसे बड़ा जो है पोस्ट का सबसे बड़ा जो है आला ओहदेदारान को चुनने के लिए जो है सबसे पहले इम्तिहान लेता है। तो यूपीएससी अपने जरिए कौन कौन से इम्तिहानात लेता है, तो ये कुछ इम्तिहानात की शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला जो सबसे बड़ा इम्तिहान होता है वो सीएससी का होता है, यानी सिविल सर्विस इम्तिहान होता है। जो बच्चे ग्रेजुएट करके इंजीनियरिंग यानी 12th करके इंजीनियरिंग में जाते हैं तो उनको इंजीनियरिंग सर्विस इम्तिहान होता है, मेडिकल सर्विसेज इम्तिहान होता है, कंपाउंड डिफेंस सर्विस इम्तिहान होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज होती है। ऐसे बहुत सारे जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, गवर्नमेंट के सेक्टर है, गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, उसमें ये आला अफसरान देने का ये काम करता है। और भी बहुत सारे पोस्ट होती है, मैं कुछ वक्त की कमी से यहाँ पर उसको शॉर्ट करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं कि इम्तिहान जो होता है, ये इम्तिहान कौन कौन सी पोस्ट के लिए होता है। तो सबसे बड़ा जो पोस्ट होती है वो आईएएस ऑफिसर की होती है, उसके बाद आईएफएस ऑफिसर की होती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आईएएस मतलब क्या, इंडियन पीछे से आवाज आ रहा है मुझे, इंडियन, वेरी गुड, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इस तरीके से इंडियन कंबाइंड डिफेंस एग्जाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है। जो तमाम जो मेरी स्क्रीन पर जो है मेरे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन पर जो आपको यहाँ पर कुछ सर्विसेज के इम्तिहान आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम पोस्ट के लिए यूपीएससी इम्तिहान लेता है। यानी आप ये बात पहले समझ ले क्लियर कि यूपीएससी आईएएस ऑफिसर ही देने का काम करता है, ऐसा नहीं। आईएएस ऑफिसर तो उसकी एक पोस्ट भी, आईपीएस ऑफिसर है, आईएफएस ऑफिसर है, ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स के देने का काम जो है, यानी उनको चुनने का काम, एग्जाम के जरिए उसको चुनकर देने का काम यूपीएससी करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज इम्तिहान है, आईएएस ऑफिसर का इम्तिहान है, वो कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि वो अलग अलग पोस्ट के लिए होता है। जो उसकी पोस्ट होती है, उसकी ग्रुप ए की पोस्ट होती है, ग्रुप बी की पोस्ट होती है। ग्रुप ए की पोस्ट में जैसे मैंने आपको बताया, यूपीएससी में जिसको पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, जिसको जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्रीलिम और मेंस और इंटरव्यू पास करने के बाद, मॉक टेस्ट पास करने के बाद जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, उसको जो है पहली पोस्ट मिलती है, उसे आईएएस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जैसे आपने बताया। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है वो आईपीएस की होती है, इंडियन पुलिस सर्विसेज की होती है। उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विसेज की होती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की होती है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज की होती है। ऐसी बहुत सारी पोस्ट के लिए जो है वो यूपीएससी इम्तिहान लेता है। उसके बाद ग्रुप बी की भी कुछ पोस्ट होती है, आर्मेंट पुलिस ऑफिसर, दिल्ली पुलिस ऑफिसर, इस तरीके की पोस्ट पर ही इम्तिहान लेता है। जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसके लिए मिशन यूपीएससी, जो हमारा मिशन चल रहा है, वो फोकस करता है आईएएस के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जैसे आपने बताया। अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बाद जो दूसरी पोस्ट आती है वो है आईपीएस की, इंडियन पुलिस सर्विसेज। अब आपको बताओ, ये आपको बताना है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जो सबसे आला पोस्ट होती है, जिले का जो बॉस होता है वो कौन होता है, कलेक्टर होता है। आपने सुने होंगे कलेक्टर का, उसका ओहदा, उसका रुतबा, उसके जो पावर्स एंड फंक्शंस है ना। जब भी कोरोना आया था अभी, है ना, कोरोना में तमाम मिनिस्टर थे, तमाम आमदार थे, तमाम एमएलए थे, तमाम एमपीज थे, मगर इनडायरेक्टली पूरा जिला किसके कब्जे में था, आईएएस ऑफिसर के कब्जे में था। आईएएस ऑफिसर पूरे डिस्ट्रिक्ट को रूल कर रहा था। यानी इतनी ताकतवर पोस्ट जो है वो आईएएस ऑफिसर की होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि आईपीएस ऑफिसर, पुलिस वालों को देखा है सबने, कोई है ऐसे जिसने पुलिस वालों को नहीं देखा वर्दी में? अरे यस और नो? अच्छा, आपने कोरोना के पीरियड में देखा कि छोटा सा पुलिस वाला, अरे इवन होमगार्ड भी है, और जब आपके इलाके में वरुड़ में जो है वो
कोरोना के पीरियड में सब कर्फ्यू लगा है, आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं है, बच्चे खेल रहे थे और पुलिस वाला सिर्फ गाड़ी राउंड मारकर चले जाए तो उसका कितना दबदबा था। तो ये तो पूरे जिले का सबसे बड़ा ऑफिसर देने का काम करता है, आईपीएस ऑफिसर, है ना। तो आईपीएस ऑफिसर जो है, जिस तरीके से आईएएस ऑफिसर जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, वैसे लॉ एंड ऑर्डर में डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिसर होता है उसे आईपीएस ऑफिसर का कैडर कहते हैं, जिसे डीएसपी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये भी जो है जो मेरिट होल्डर्स होते हैं, आईएएस के बाद जिसका रैंक आता है वो आईपीएस ऑफिसर का आता है। इस तरीके से मैंने आपको कुछ दो खास पोस्ट की तरफ आपको इस मेरे सेशन में जो है आपको इशारा किया हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद अब ये तमाम के तमाम ऑफिसर्स आपको क्या आपको इम्तिहान देना है, आपको इसके लिए ऑफिसर बनना है। बैठे बैठे आपने 5 मिनट में सपना देख लिए कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, हाँ हमको डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बनना है, लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको समझना है। तो सबसे पहले ये आईएएस या आईपीएस या इंडियन फॉरेन सर्विसेज या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो इम्तिहान है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए क्या काबिलियत आपके पास होना ज़रूरी थी, वो मैं आपको कुछ जो है यहाँ पर शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कि जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जो ओपन कैटेगरी वाले बच्चे हैं, वो अपनी 21 साल की उम्र कंप्लीट आपकी हो गई, तो आपकी उम्र के आखिरी 32 साल की उम्र तक आप जो है क्या कर सकते हैं, यूपीएससी का इम्तिहान दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए हो। क्लियर। उसके बाद दूसरे जो कैटेगरी आती है ओबीसी के लिए आपको 21 से 35 साल की उम्र का क्राइटेरिया दिया गया है। एससी एसटी के लिए आपको 21 से 37 साल की उम्र का क्राइटेरिया दिया गया है। यानी आप अभी से इसी उम्र से आप 21 साल की उम्र का में जाने का आप आज से टारगेट प्लानिंग करें। वो वालिदैन जो बहुत सरपरस्त, वो असातिज़ा इकराम जो यहाँ पर बैठे हैं, वो भी ये तैयार करें कि हमारे बच्चे, हमारी क्लास का ये बच्चा टॉपर है और हम इसको आज से वो यूपीएससी की तैयारी के लिए लगाएंगे। तो 21 साल की उम्र में ये अपना पहला अटेम्प्ट दे सकता है। उसके लिए अटेम्प्ट की भी जब बात है, 21 से 37 साल तक देती रहना ऐसा नहीं है। उसके लिए भी मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया उसमें रखा गया है। तो हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 21 से 37 साल की उम्र तक के वो 6 बार इम्तिहान दे सकता है। वो पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ तो ऐसे कितने अटेम्प्ट दे सकता है ओपन कैटेगरी वाला? 6 अटेम्प्ट दे सकता है। यानी आप ऐसी तैयारी करें 21 साल की उम्र पर पहुंचने के बाद कि आप फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। क्यों? जब 21 साल की उम्र में आप प्लानिंग करने जाएंगे तो आपके पास वक्त कम रहना और अटेम्प्ट भी कम रहेंगे। तो आपको आज से ही यूपीएससी की तैयारी से लगना है। तो ऐसे ओपन कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट हैं। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी ओबीसी के लिए जो 9 अटेम्प्ट हैं, और जो एससी और एसटी कैटेगरी के आते हैं उनको कोई अटेम्प्ट की वहाँ पर बुनियाद उसमें लिमिट वहाँ पर नहीं दी गई। फिजिकली हैंडीकैप के लिए एक सर्विसमैन, जम्मू और कश्मीर, तमाम चीज़ें जो यहाँ पर हैं, हम इस पर वक्त ना देते, हम आगे बढ़ते हैं। अब यूपीएससी का जो इम्तिहान होता है, ये आपको समझ में आ गया कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी कौन सा आधार एग्जाम लेता है। उसके बाद आपको ये समझ में आ गया कि उसके अटेम्प्ट कितने हैं, आपको क्या क्या उसमें करना है। तो सबसे पहला जो इम्तिहान आता है वो प्रीलिम का इम्तिहान आता है। दूसरी इसकी जो स्टेज होती है, जो बच्चे प्रीलिम पास कर लेते हैं वो मेंस की तरफ बढ़ते हैं, और प्रीलिम और मेंस पास करने के बाद आपको पर्सनैलिटी टेस्ट देना होता है या मॉक इंटरव्यू देना होता है। अभी कैसे होता है, तो हम देखते हैं कि जो प्रीलिम का एग्जाम है वो आफ्टर ग्रेजुएशन दिया जाता है। सबसे पहले तो आप ये बात जहन से निकाल दो, हम अक्सर बच्चे एक प्लानिंग के साथ जो है आते हैं कि हमको बच्चों से पूछा जाता है कि बच्चों आप 12वीं के बाद क्या करेंगे, 10वीं के बाद आप क्या प्लानिंग करेंगे। तो बहुत से बच्चे कहते हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, टीचर्स बनेंगे। बिल्कुल आपको जो आपका टारगेट सेट है वो बिल्कुल करिए। जिसको नीट देकर डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर की तैयारी करे, जिसको लॉ करना है, वकील बनना है वो वकील की तैयारी करे, जिसको इंजीनियर बनना है, फार्मासिस्ट करना है, वो सब करे। एनी ग्रेजुएट यूपीएससी देने के लिए आपको इंजीनियरिंग का भी ग्रेजुएट दे सकता है, वो जो है एमबीबीएस, बीडीएस, बीओएमएस या जितने भी डॉक्टर के कोर्स हैं, वो तमाम कोर्सेज करने के बाद भी वो जो है एग्जाम दे सकता है। यानी एनी ग्रेजुएट, आप किसी भी डिसिप्लिन का, आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का, मैनेजमेंट का, मेडिकल का और फार्मेसी का, किसी भी डिसिप्लिन को लेकर आप ग्रेजुएशन पूरा करिए। आपका जो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना पूरा कीजिए, साथ ही साथ आप यूपीएससी की भी तैयारी कीजिए। तो यूपीएससी देने के लिए आपको क्या चीज़ होना ज़रूरी है? सबसे पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। तो हमारा मिशन का ये पहला मकसद है कि बच्चे जितने यहाँ पर बैठे हैं वो अपने अपने ड्रीम को लेकर आगे बढ़िए और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जब आप प्रीलिम का एग्ज़ाम देंगे
जो मिशन का इम्तिहान है, मेरे बाद हमारे कलीग जो है डॉक्टर हारून बशीर सर मिशन यूपीएससी का जो प्रीलिम का फोकस करता है वो आपको इंशाल्लाह पूरा डिटेल देने की कोशिश करेंगे। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दो पेपर पर मबनी, दो पेपर पर डिपेंड यूपीएससी का जो है वो प्रीलिम का इम्तिहान होता है। कितने पेपर पर? दो पेपर पर। यानी आप ग्रेजुएशन हो गए तो ग्रेजुएट होने के बाद आपको पहले प्रीलिम की तैयारी करना है। मिशन यूपीएससी जो है वो फोकस करता है प्रीलिम के लिए। बहुत सारे लाखों बच्चे प्रीलिम पास होते हैं और उसमें से कुछ जो बच्चे जो है फिर वो आगे मेंस की तरफ आते हैं और मेंस में से कुछ जाके शॉर्टलिस्टेड होते हैं, वो फिर मॉक इंटरव्यू देते हैं। यानी तीनों स्टेजेस आपको पार करना जरूरी है। तो अब देखते हैं कि पहला पेपर जनरल स्टडीज का होता है 200 मार्क्स का। जनरल स्टडीज में तमाम भारत की, दुनिया की ज्योग्राफिया, सियासत, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन, उसका करंट अफेयर्स, उसका अर्थमेटिक, लॉजिकल रीजनिंग, उसका मैथमेटिक्स, तमाम सवाल उस पर पूछे जाते हैं। 2 घंटे का वो प्रीलिम का इम्तिहान होता है। उसके बाद पहला पेपर होता है और दूसरा जो पेपर होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है। इन दोनों पेपर को मिलाकर कम से कम आपको 33% मार्क्स आपके पास होना ज़रूरी है मिनिमम, तो आप जो है मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। ये हो गया आपका प्रीलिम का मैटर। उसके बाद जो इम्तिहान होता है उसकी कुछ चीज़ें या कुछ फोकस आपको यहाँ पर हमने देने की कोशिश की है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, उसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है। अभी कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे आप? देख रहे हैं। यानी कौन बनेगा करोड़पति जिस महज पर एग्जाम लेता है वो ऑडियो होता है, वो ओरल होता है। यहाँ पर आपको क्या देना है? रिटर्न देना है। यहाँ पर आपको OMR पर जो है रिटर्न देना। और मिशन यूपीएससी का जो इम्तिहान है, मिशन यूपीएससी का इम्तिहान यही प्रैक्टिस करवाता है जो आपकी स्कूल में इंशाल्लाह आज जो सेंटर बनने जा रहा है कि OMR शीट पे आप एग्जाम कैसा देंगे, OMR शीट के वो सर्कल, वो दायरे आप कैसे भरेंगे, उसके लिए आपको सीट नंबर कैसे लिखना है। आपको 4 मुतबादिल वहाँ पर दिए गए हैं, तो 4 मुतबादिल में सही जवाब, जो एक क्वेश्चन का जो सही जवाब है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन A, B, C, D ऑप्शन कौन सा सही है, ये तमाम प्रैक्टिस इंशाल्लाह 7वीं और 9वीं की उम्र में आपकी होंगी और जो है उसके लिए आप यूपीएससी की पहली स्टेज की तरफ आप बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा पेपर है, तो पहला पेपर है जनरल स्टडीज़ की, जैसे मैंने आपको बताया। उसका जो दूसरा पेपर है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तरफ बढ़ता है। वो 200 मार्क्स का है। इंग्लिश है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस आपको दिए जाते हैं, ग्रामर उसमें आपसे पूछा जाता है। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी होती है, मैथमेटिकल एबिलिटी उसमें पूछी जाती है। इस तरीके से जो है वो प्रीलिम पास किया जाता है। उसके बाद मेंस की तरफ बढ़ते हैं। जब आप पहला पेपर, दूसरा पेपर 33% के साथ आप पास कर लेते हैं तो फिर आपका नाम शॉर्टलिस्टेड होता है गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से। वो किस में होता है? मेंस पेपर की तरफ होता है। अब मेंस का जो सिलेबस है वो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। मेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो इस तरीके से है कि आप जब प्रीलिम के दोनों इम्तिहान आप पास कर लिए तो फिर मेंस की तरफ आप बढ़ेंगे। मेंस में जो है कुल इतने पेपर्स जो है आपको वहाँ पर देना है। जैसे पेपर नंबर 1, एक लैंग्वेज, आपको जो भी लैंग्वेज हिंदुस्तान भर की जो लैंग्वेज आपको अच्छी आती है वो आप उसमें एक लैंग्वेज वहाँ पर ले सकते हैं। उसका पेपर 1 कहलाता है। उसके बाद पेपर नंबर 2 इंग्लिश, पेपर नंबर 1 जो है वो ऐसे प्लस इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ 2, 3, 4, फिर ऑप्शनल पेपर जो आपकी चॉइस का है वो ऑप्शनल पेपर नंबर 1, ऑप्शनल पेपर नंबर 2। ये तमाम चीज़ जो है एग्ज़ाम जो है वो 1750 मार्क्स पर डिपेंड होता है। वो आपका एग्ज़ाम होता है वो प्रीलिम के बाद मेंस का होता है। हमारा फोकस अभी किस पर है? यूपीएससी का वो मेंस की प्रीलिम की जानिब है। इंशाल्लाह आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है वो 275 मार्क्स का होता है। ऐसे जो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो 2025 मार्क्स का 2025 मार्क्स का जो है आपका वो क्या होता है? मेंस का एग्ज़ाम वहाँ पर लिया जाता है। इसके बाद जो आपको मैंने बताया कि भारत की किसी भी एक लैंग्वेज जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है उसको लेकर आपको जो है आपकी एक लैंग्वेज लेकर आपको एक पहला पेपर देना है। यानी सबसे खुशाइन बात यह है कि भारत के कानून के एतबार से जो उर्दू लैंग्वेज है, अपनी मादरी ज़बान, अक्सर हमारा ये सोचना है, हमारी गलतफहमी है, हम एहसास कमतरी का शिकार है कि उर्दू बोले तो भाई बस चलो 10वीं 12वीं कर ली हो गया। ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क की जो उर्दू ज़बान है वो लैंग्वेज लेकर उर्दू मीडियम से कि भाई बच्चे भी आगे चलकर यूपीएससी दे सकते हैं। यूपीएससी दे रहे, स्पेशलाइजेशन में दे रहे। आसिम खान जो आपको मैं इंशाल्लाह मेरे प्रेजेंटेशन में आगे बात आएंगी, उसने उर्दू सब्जेक्ट लेकर ही जो है वहाँ पर मेंस पास किया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
इतने सब्जेक्ट लेकर जो है आप किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएट हो, वो ग्रेजुएट के साथ साथ आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में कोई और भी रहा हो, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर आप मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट आपको उसके बाद प्रीलिम और मेंस पास करने के बाद आपको पर्सनैलिटी टेस्ट देना होता है। इसमें आपका रीजनिंग, आपकी हाजिर दिमागी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऐसे बहुत सारे सवालात पर मबनी आपको प्रीलिम के बाद मेंस और प्रीलिम और मेंस देने के बाद आपको पर्सनैलिटी टेस्ट देना होता है। उसके बाद बहुत सारे मुल्क भर में, इस पर मेरा खास फोकस होता है इस स्लाइड पे, बहुत सारे मुल्क भर में ऐसे हमारे मुस्लिम कौम के ऐसे अदारे हैं जो आपको प्रीलिम पास होने के बाद, आपको प्रीलिम पास होने के बाद जो है या प्रीलिम की तैयारी करने के साथ साथ ही, यानी प्रीलिम से लेके तो आगे पर्सनालिटी टेस्ट तक जो है वो फ्री में कोचिंग करते हैं। इनकी भी एक ऐड आती है साल भर में एक बार, आपको रेसिडेंशियल लॉजिंग, बोर्डिंग, खाना, रहना, इसके साथ आपको जो है वहाँ पर वो कोच करते हैं, फ्री में कोचिंग की जाती है। बस शर्त ये है कि आपके पास उतना पोटेंशियल, उतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए और उसकी तैयारी से आपको आज से करना है। जैसे हम देखते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का कैरियर प्लानिंग और कैरियर काउंसलिंग सेंटर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हज कमेटी ऑफ इंडिया, हमदर्द यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, ज़कात फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन जो है, कुछ चुनिंदा फाउंडेशन आपको सामने यहाँ पर रखी है। इनका खुद का इम्तिहान लेते हैं और खुद का इम्तिहान लेने के बाद वो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होते हैं, इनको वहाँ पर बुलाकर, जैसे हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई में जो है, आप जो वहाँ पर हज कमेटी पे जाएंगे तो वहाँ का इम्तिहान आप देंगे और उसके बाद आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया आपको प्रीलिम, मेंस और मॉक इंटरव्यू तक ले जाने की पूरी फ्री ऑफ चार्ज कोचिंग करता है। यानी सबसे खुशाइन बात यह है कि वो बच्चे जो इकोनॉमिकली बर्डन, माशी एतबार से कमज़ोर है, वो और बहुत होशियार है अपनी अपनी फील्ड में, वो इसका पैसों का बेयर नहीं कर सकते, तो इनको जो है आगे जाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर जो है मुहैया कराता है। अब आपको कुछ चीज़ें और हम साइड बाय साइड आपको बताते चलते हैं कि हमारा ज़रूर ये मिशन यूपीएससी है। हमने बड़ा सपना बताने की कोशिश हम बच्चों को कर रहे हैं कि आप यूपीएससी मुल्कों का सबसे बड़ा इम्तिहान आप दें, मगर ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के बाद कोई इम्तिहान उसके बाद मुल्क भर में नहीं है। आप ज़रूर यूपीएससी के इम्तिहान की तैयारी करें, मगर साथ साथ जो है बहुत सारे इम्तिहान भी गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट की नौकरियाँ देने का काम करती है। IAS IPS ऑफिसर के बाद भी क्लास 1 की और बहुत सारी जो अदारे हैं जो इम्तिहान लेने का काम करते हैं, कुछ शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पर हमने किए कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, MPSC भी जो है मुल्क में जो है आला अफसरान देने का काम करता है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है ना, रेलवे बैठे आप कभी बैठे कि यस और नो? TC सुने कभी? TC क्या करता है? TC टिकट चेक करता है। बच्चों जब आप याद रखो कभी आपके वालिद के साथ या किसी अम्मी, आप जो किसी आपके घर के रिश्तेदार के साथ, आज आपकी अम्मी के साथ आप सफ़र कर रहे हैं, आपके अब्बू के साथ आप सफ़र कर रहे हैं, लंबा आपको जाना है, बम्बई जाना है, आपके पास टिकट नहीं है या रिजर्वेशन आपके पास नहीं है, तो टिकट अब ट्रेन में जब चढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं यहाँ पर देता हूँ कि अब ट्रेन में चढ़ते हैं तो वालिद आपके अब्बू सबसे पहले TC को ढूंढते हैं, है कि नहीं? जब हमको कहीं तो भी हमारे साथ हमारे बीवी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनके साथ हमको सफ़र करना है कि सफ़र आसान हो जाए, उस वक्त में पूरी ट्रेन का जो बादशाह होता है, पूरे ट्रेन का जो मालिक होता है, राजा जो होता है, वो TC होता है। उसके पीछे हम टिकट साफ साफ करते घूमते हैं, उसको कुछ पैसे देते हैं कि हमको कहीं तो भी बैठने के लिए तो जगह दे दे। बच्चों, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड देने का काम करता है और उसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ कितनी है? TC आपको बनना है, बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी है, बहुत अच्छी पगार है उसकी, TC आपको बनना है और लड़का भी बन सकता है, लड़की भी बन सकती है, दोनों इम्तिहान दे सकते हैं, उसको कोई मसला नहीं कि TC सिर्फ लड़का ही बनता है। उसके क्वालिफिकेशन सिर्फ 12वीं पास की होती है। यानी आप आज से कभी रेलवे में आपको जाना है तो आपको कितनी क्वालिफिकेशन पूरी करना है? 12वीं पास करना है। आप आज 7वीं में हैं, आज आप 9वीं में हैं और आज आप कुछ बच्चे यहाँ पर 11वीं की भी हो सकते हैं, 10वीं की भी हो सकते हैं। यानी उनको TC तक पहुँचना है तो 11वीं वाले बच्चों को सिर्फ 1 साल बाकी है। TC तक पहुँचना है तो आपको 9वीं वाले बच्चों को 2 साल बाकी है, 3 साल बाकी है। यानी आज से आपकी रेलवे रिक्रूटमेंट की आप तैयारी करते हैं या जो इंडियन डिफेंस एकेडमी की तैयारी करते हैं, IBPS एग्जाम, इंडियन बैंकिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन सच्चर कमीशन रिपोर्ट ने कहा कि मुसलमानों के एरियाओं के मुसलमानों को उनके मोहल्लों में बैंक जब उनका एड्रेस देखती है तो उनको लोन नहीं देती है।
क्यों नहीं देती? क्योंकि हमारे लोगों का, हमारे समाज के लोगों का, हमारी कौम के लोगों का बैंक में परसेंटेज का, में काम करने वालों का, एक बंदा कभी हमारा बैंक में आ जाए, मैनेजर की पोस्ट पर आ जाए, कैशियर की पोस्ट पर आ जाए, तो वो अपने कौम के मोहल्लों की तरफ देखने का उसका नज़रिया बदलता है, क्योंकि हम में से जाया हुआ होता है। हमारा मकसद ये है कि आप महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इम्तिहान दें, यूपीएससी की तैयारी करने, सिलेबस पूरा तमाम नियर अबाउट जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनका सिलेबस नियर अबाउट जो है एक जैसा ही है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है, साथ में साथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का इम्तिहान देना है। 10वीं के बाद से हजारों लाखों की तादाद में जुम्मेदारान यहाँ पर बैठे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तो लाखों की तादाद में, IBPS की लाखों की तादाद में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की लाखों की तादाद में हर साल पोस्ट निकलती है। उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट इम्तिहान लेती है। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे बच्चों को UPSC के बाद या MPSC के बाद IBPS का एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम, इंडियन RRB का एग्जाम, इंडियन बैंकिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम, ये कुछ भी उनको पता नहीं होता है। तो आज आप आपका सपना यहाँ से जो है आपका गोल, आपका टारगेट आप सेट करें कि हमको जो है ये अलग अलग इम्तिहान इंशाल्लाह देना है। अब हम जो मेरा सेशन का, मेरे इस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का जो दूसरा अहम मरहला है वो आपको मोटिवेट करना है। अब आपने सब समझ लिए कि भाई प्रीलिम देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, इम्तिहान करना है, हज कमेटी की कोचिंग लेना है, हमदर्द की कोचिंग लेना है, सब करना है। इतना मुश्किल इम्तिहान, ये वरुड़ जैसे शहर में, इस गांव में रहकर, यहाँ तो ना कोई इंटरनेशनल कोचिंग है, ना UPSC का कोई कोच यहाँ पर है, हम कैसे पास करेंगे? ये सर जलगांव से आए और हमको यहाँ सपना में यहाँ पर बैठा रहे, जो है दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी नामुमकिन बात नहीं है। ऐसे हमारे कौम के कुछ नौनिहालों ने ऐसे देहातों से, छोटे छोटे गांव शहरों से निकलकर उन्होंने अपना नाम रोशन किया। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये UPSC का मिशन का पैटर्न इंशाल्लाह पूरे महाराष्ट्र में चलेगा और हम जब देखेंगे कि महाराष्ट्र से, इन छोटे छोटे शहरों से जो है बच्चे निकल कर जो है अपना नाम रोशन करेंगे। आपको सबसे पहला मैं एग्जाम्पल यहाँ पर जुनैद अहमद का यहाँ पर देना चाहूँगा। जुनैद अहमद 2014 की बैच का, अपनी कौम का बच्चा है, 2014 की बैच का IRS पास किया हुआ, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज पास किया हुआ बच्चा है। हम देखते हैं कि इसने ओपन कैटेगरी का था, आपको बताया 5 बार जो है इसने कंटिन्यू एग्जाम दिया, दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा था। कितने बार एग्जाम दिया? 5 बार, 5 बार ये फेल हुआ, 5 बार ये नाकाम हुआ। मगर क्या? जिद, लगन कि मुझे करना ही करना है। जब वो 6ठी बार एग्जाम देता है, उसकी लाइफ का मैंने आपको बताया कि ओपन कैटेगरी वाला उसको कितने एग्जाम देना है, कितने बार अटेम्प्ट देना है? सिर्फ 6 अटेम्प्ट उसको देना है। तो 6 अटेम्प्ट के बाद उसका लास्ट अटेम्प्ट तक करो या मरो बोलते हैं ना, अब कभी पास नहीं तो पूरा उसका जो प्लानिंग था, पूरा जो उसका सपना था, वो पूरा इस्तेनाबूद होने वाला था, पूरा उसका सपना टूटने वाला था। वो इतनी तैयारी करता है, इतनी मेहनत करता है। बेशक हमारा ईमान है कि हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह की मदद ज़रूर आएंगी। उसको अल्लाह की मदद आई और 2014 में जब उसका रिजल्ट आया तो वो सिर्फ पास नहीं हुआ, उसने सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया। 5 बार तक वो बच्चा फेल हो रहा था, मगर जब उसने रिजल्ट पास किया तो जुनैद अहमद पूरे भारत में 3रे नंबर से पास हुआ। 3रे नंबर से पास होने वाला ये बच्चा था। तो कहने का मकसद ये है, इसके पीछे आपको मैसेज ये देना है कि हमारा UPSC का मिशन कंटिन्यू आपको करते रहना है, इंशाल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने हम देने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मे फरदीना। बड़ी तादाद में सर यहाँ पर लड़कियाँ बैठी हुई है, मैं देख रहा हूँ। और जब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये सब मकाम जो है जो हमारे बच्चियाँ ले रही है। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमको उम्मीद है। वही एग्जाम्पल आपके सामने मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मे फरदीना 2013 की बैच की पहली, असम की पहली IAS ऑफिसर है। अब आप बोल रहे होंगे सर पहली से मुराद मुसलमानों में पहली? नहीं, असम एक पिछड़ी हुई रियासत के तौर पर मानी जाती है और पिछड़ी हुई रियासत में से असम में 2013, आप गूगल सर्च करिए, 2013 से पहले तक, उम्मे फरदीना से पहले तक किसी भी लड़की ने UPSC का IAS का एग्ज़ाम पास नहीं किया था। IAS का कैडर उसने पास नहीं किया। जब उम्मे फरदीना तैयारी करती है, अल्लाह की मदद आती है, तो वो पहली लड़की है जो असम से UPSC का IAS का पोस्ट उसने जो है यहाँ पर पास की। उसके बाद आपके सामने हम इल्मा अफरोज, ये दो तीन नाम आप याद रखो, इंशाल्लाह इसकी वीडियो में आपको बताऊंगा। सफीन हसन और अंसार शेख। आगे बढ़ते हैं, सलमान ताज पाटिल। अब आप अभी तक देख रहे थे कि सर आप तो
जो है जुनैद अहमद दिल्ली वाले की बात कर रहे हैं, वो असम की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या है, अपने ये तो बताओ, अपने महाराष्ट्र में बच्चे पास होते ही नहीं होते, बड़े बड़े शहरों में तो होती है, वो करती है तैयारी। इंशाल्लाह अपन नज़दीक से नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में 2012 में जो आपको नाम यहाँ पर दिख रहा है वो सलमान ताज पाटिल का। सलमान ताज पाटिल हमारी